सो पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है म्यूनिसिपैलिटीज़, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि 73rd लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोथ द पंचायत एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज़। तो अभी हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखेंगे। तो स्टार्टिंग इट, तो अभी हमको पता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आया था तो उसके साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। तो कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, व्हाट डज इट मीन? सो इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, मतलब क्या हो गया कि इट इज़ नाउ कमिंग अंडर दी जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, अब ये जस्टिसिएबल है। इट इज़ इन्फोर्सिएबल। ठीक है, पहले क्या था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इट वॉज नॉट इन्फोर्सिएबल, इट वॉज नॉट जस्टिसिएबल, बट अभी ये इन्फोर्सिएबल हो गया, जस्टिसिएबल हो गया। ठीक है, तो ये जब 74th अमेंडमेंट में हम देखें तो 1992 में हुआ था। उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। अब ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो अपने को ध्यान में रखना है, बिकॉज एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपने PYQs देखे होंगे कि कोल नेशनलाइजेशन के टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इसलिए अपने को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, देन ये जो सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें तो ये जो सब्जेक्ट है अपना अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, इसको 3 मिनिस्ट्रीज डील करती हैं। कौन कौन सी वो मिनिस्ट्रीज हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ना जो मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट है इसको 1985 में क्रिएट किया गया था, सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई थी। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ हमारा क्या कहते हैं उसको, जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसमें आपका आता है वन ऑफ द टाइप्स इज कैंटोनमेंट बोर्ड एज वेल। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। देन यूनियन टेरिटरीज के लिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, MHA। ठीक है, देन अगर हम एवोल्यूशन की बात करें इसकी, तो कुछ फैक्टॉइड्स हैं यहाँ पर। जैसे तो पहला म्यूनिसिपल काउंसिल कब आया था, कहाँ पर आया था? पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो 1687-88 में आया था, एंड इट केम इन मद्रास। ठीक है, मद्रास में पहला आया था। देन 1726 में बॉम्बे एंड कैलकाटा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। देन लॉर्ड मायो, ठीक है, लॉर्ड मायो के 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे एक रेजोल्यूशन आया था। इट ऑल्सो विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। देन 1882 में जो लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। एंड लॉर्ड रिपन को हम लोग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। देन एक रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आई थी 1907 में। तो ये जो है इसको हेड कौन कर रहे थे? हॉब हाउस। तो हॉब हाउस कमीशन भी पूछा जाता है कि हॉब हाउस कमीशन जो है वो रिलेटेड किससे है? तो हॉब हाउस कमीशन जो हो गया वो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। देन 1919 आया। 1919 में क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात की गई एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, देन 1924 में सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कैंटोनमेंट्स एक्ट पास किया। देन 1935 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया एंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आई थी तो वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो बेसिकली ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आई थी, उसके अंडर ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, देन जो मेन मुद्दा है दैट इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इट वॉज इनैक्टेड इन 1992। अब इसके एक्ट होते ही क्या हुआ, मतलब इसके इनैक्ट होते ही क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल ऐड हुआ एंड दैट शेड्यूल वाज 9A। ठीक है, शेड्यूल 9A ऐड किया गया था एंड शेड्यूल 9A के साथ, सॉरी पार्ट 9A, नॉट शेड्यूल 9A, पार्ट 9A को ऐड किया गया था एंड इसके साथ ही कुछ आर्टिकल्स भी ऐड किए गए विच वॉज स्पेसिफिकली डीलिंग विथ द फंक्शंस एंड ऑल ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। तो 243 के अंदर है 243P से लेकर के 243ZG तक था एंड एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया विच वॉज 12th शेड्यूल। अब इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए 18 फंक्शनल आइटम्स डाले गए थे। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर शेड्यूल जो है ना ये तुम्हारा 243W से डील करता है। 243W क्या है? तो पावर्स अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। ओके, सो दो चीज़ ऐड की गई थी। एक तो तुम्हारा पार्ट 9A, पार्ट 9A के अंदर सर्टेन आर्टिकल्स वर देयर फ्रॉम 243P टू 243ZG एंड देन 12th शेड्यूल ऐड किया गया, इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स थे एंड ये जो 12th शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली डील करता है 243W के साथ। ठीक है, एंड 243W क्या है? तो पावर्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। ओके, देन 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं।
ओके। एक होता है रूरल एरिया, सॉरी नगर पंचायत। नगर पंचायत में क्या होता है, वैसे एरियाज़ को डील करने के लिए, वैसे एरियाज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए होता है जो कि रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन कर रहे हैं, ट्रांजिशनल स्टेज में है, ठीक है। एरिया विच इज़ इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन एरिया। देन म्यूनिसिपल काउंसिल की अगर हम बात करें तो स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होता है, एंड कॉर्पोरेशन जो होता है वो लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए होता है। ओके, नाउ कंपोजिशन। तो मेरे लक्ष्मीकांत को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे उसमें वो है, वो सब कुछ जो जो टॉपिक्स उसमें है वो सब हम लोग कवर कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके। नाउ कंपोजिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहला बात कि जो म्यूनिसिपल एरिया होता है, आप भी देखे होंगे जो हमारे शहर में भी क्या होता है कि जो भी म्यूनिसिपल एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड है। वार्ड पार्षद का इलेक्शन होता है, हम लोग वहाँ पर जाके वोट भी डालते हैं बहुत बार, ठीक है। तो म्यूनिसिपल एरिया डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में होते हैं, वहाँ के वार्ड कमिश्नर्स होते हैं जिनको वार्ड पार्षद कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में म्यूनिसिपल एरिया डिवाइडेड होती है। ना जितने भी मेंबर्स, यहाँ पे ध्यान देना, एक तो पॉइंट है ऑल, दूसरा पॉइंट है मेंबर्स। ओके, तो ऑल मेंबर्स, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली कैपिटल एंड हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है कि ऑल दी, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे कि हाँ मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, बट वहाँ पर देते ऑल। अब हमारे आदत क्या रही है कि जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं उनको हमको काट देना है, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पर इसीलिए ऑल जो है ना, जितने भी मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ दैट म्यूनिसिपल एरिया। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आप खुद जाते हैं ना, हम लोग खुद ही जाते हैं इलेक्शन देते हैं, तो वो क्या डायरेक्ट इलेक्शन का ही पार्ट है। तो डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दिस डायरेक्ट इलेक्शन इज नॉट फॉर द चेयरपर्सन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स की बात हो रही है। तो चेयरपर्सन जो होंगे उनके इलेक्शन किस तरीके से होंगे वो कौन बताएगा हमको? स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड कर सकता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द और चेयरपर्सन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। देन स्टेट लेजिस्लेचर ये भी बोल सकते हैं कि हाँ सर्टेन लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी में। अब कौन कौन लोगों के म्यूनिसिपैलिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर? तो वैसे लोग जिनका कि एक्सपीरियंस है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, बट एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि दे विल बी विदाउट राइट टू वोट, ठीक है, विदाउट द राइट टू वोट इन मीटिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, ओके। सो लाइक दोज पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इनका कोई राइट नहीं होगा मीटिंग्स में वोट देने का। देन लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी वार्ड है, सपोज करो W1, ये कोई वार्ड 1 है। अब यहाँ पर अगर किसी लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को ऐड करना है, मतलब नॉमिनेट करना है प्रेसिडेंट को, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर को, तो वो क्या करेंगे? वो देखेंगे अगर वो किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी से चुनकर आया है तो वो कंस्टिट्यूंसी उस पर्टिकुलर वार्ड में लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी जो है उस वार्ड में लाई कर रहा है या नहीं, वो चीज़ देखेंगे। अगर लाई कर रहा होगा देन ओनली ही कैन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच मेंबर्स, ठीक है। देन वैसे ही वो क्या कर सकते हैं कि राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए भी बात कर सकते हैं। बट वैसे में क्या चेक करना होगा कि वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं, मतलब वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। देन चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज ऑल्सो, बट दैट शुड बी अदर देन द वार्ड कमिटीज़। ये चार हैं ध्यान में रखने। एंड ये जो कंडीशंस है ना, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि लोकसभा राज्यसभा ऐसे स्टेट कोई भी किसी भी लोकसभा मेंबर को नहीं कर देंगे। एनी लोकसभा मेंबर नहीं होगा, वही लोकसभा मेंबर होगा, वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आया है, जो इसका कुछ पार्ट जो है उस पर्टिकुलर वार्ड में लाई करता है। एंड वैसे ही राज्यसभा एंड काउंसिल के टर्म्स में भी, के केस में भी एनी राज्यसभा मेंबर नहीं होगा, ठीक है। एनी मेंबर नहीं होगा वहाँ पर। दोज मेंबर्स हु आर देयर एज एन इलेक्टर, हु आर रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर म्यूनिसिपल एरिया, ठीक है। देन ये जो एक्ट है हमारा, ये कुछ सीट्स के रिजर्वेशन की भी बात करता है। तो ऑब्वियसली SC/STs के रिजर्वेशन की बात करता है, वुमेन की सीट्स के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। अब इस एक्ट में क्या कहा गया कि SCs एंड STs के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व्ड होंगे,
अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन के बेसिस पर उनका सीट रिजर्व होगा। कोई एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं बोला है कि हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, 30% होगा, 20% होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन होगा। वुमेन के केस में बोला गया है कि 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगे, एंड दिस विल इंक्लूड, दीज 1/3 विल इंक्लूड द नंबर ऑफ द सीट्स विच आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। ठीक है, मतलब मान लो कि जैसे एससी के 10 लोग हैं, 100 में 10 लोग हैं, मतलब 10% है। तो अगर टोटल 10 लोग चुने जा रहे हैं, मतलब 100 लोग चुने जा रहे हैं, ठीक है, तो 10 लोग वहाँ से भी चुने जाएंगे। ठीक है, मतलब हर कोई है तो 10 लोग वहाँ से भी होगा ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ से हमने 1-2 वुमेन उठा लिए, ठीक है, अगर एससीज एंड एसटीज वाले कैटेगरी में भी 1-2 वुमेन हमने उठा लिए हैं, तो क्या होगा कि जो वुमेन को टोटल ओवरऑल 1/3 की सीट्स रिजर्व हो रहा है, तो उसमें आप उसको ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ वुमेन के लिए इधर से जनरल कैटेगरी से अलग आप 1/3 निकाल रहे हो, देन उधर अलग दे रहे हो, तो सब मिलाकर होगा। इट विल इंक्लूड द नंबर ऑफ सीट्स विच हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। बट अगेन यहाँ पर चेयरपर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो लाइक the manner of reservation for the offices of the chairpersons in municipalities that will be decided by the state legislature। एंड यहाँ देखो, यहाँ पर हमने बात करी एससी की बात करी, एसटी की बात करी, वुमेन की बात करी, बट अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं करी। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स जो होंगे एज अ मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन्स, वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बीसीज के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो देखेगी। एससी एसटीज़ के लिए एक्ट में दिया है, वुमेन के लिए एक्ट में दिया है, बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर देखेगी। चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर देखेगी। ठीक है, नाउ इलेक्शंस, तो यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी रोल होता है। इलेक्शन का सुपरिंटेंडेंस हो या फिर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनके प्रिपरेशन की बात हो, इलेक्शन का सुपरिंटेंडेंस का बात हो, कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस टू द म्यूनिसपैलिटीज़, मतलब म्यूनिसपैलिटीज़ की जो भी इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हु कैन मेक द प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द इलेक्शंस टू द म्यूनिसपैलिटीज। तो इलेक्शन मतलब म्यूनिसपैलिटी से इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो वो कौन दे सकता है, कौन बना सकता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर कन्फ्यूजन किससे होगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से होगा। बट ध्यान में रखना है, यहाँ मैंने क्वेश्चन के तहत ही डाला हुआ है, तो एक क्वेश्चन ही है कि हु कैन मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शंस टू द म्यूनिसपैलिटीज, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो प्रोविजंस कौन बताएगा? प्रोविजंस बताएगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बट सुपरिंटेंडेंस, इलेक्टोरल रूल्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये सब देगा आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्रोविजंस बना दिए स्टेट लेजिस्लेचर। ना उन प्रोविजंस को ओवरलुक कौन कर रहा है? ठीक है, उन प्रोविजंस को सुपरिंटेंडेंस कौन कर रहा है? तो दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ दीज म्यूनिसपैलिटीज? तो 2 पावर्स हैं जो कि हमको बेसिक ध्यान में रखना है। एक तो ये कि प्रिपेयर द प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस म्यूनिसपैलिटी में, सोशल जस्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लान प्रिपेयर करना म्यूनिसपैलिटी का काम है। एंड इन जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको रियलाइज़ करने के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी, इनको इम्प्लीमेंट करने की भी जो पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब किसके पास जाता है? दैट गोज़ टू द म्यूनिसिपैलिटीज़। ना एग्जेम्पशंस, अब ये जो प्रोविजंस है वो कहाँ नहीं लागू होते हैं? तो किसी भी स्टेट में अगर कोई शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, कोई शेड्यूल्ड एरिया है, कोई ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पर नहीं लागू होगा। एंड दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ठीक है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, तो यहाँ पर भी ये नहीं एप्लीकेबल होता है। तो 3 जगह याद रखना है, देखो, शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया एंड दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होता है? तो बेसिकली हर एक स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लानिंग कमेटी बनाएगी। अब यहाँ पे हमने देखा ना कि ये क्या करते हैं? प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करेगी? उन प्लान्स को कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, एंड एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट एज अ होल।
तो ये जो भी प्लान्स वगैरह हर एक म्यूनिसपैलिटी बना रही है उसको कलेक्ट किया, ठीक है, एंड उसको देखते हुए एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, दैट इज़ द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स विच कैन आस्क इन प्रीलिम्स एंड जो कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेंबर्स नाउ 4th 5th मेंबर्स, ठीक है, 4th 5th मेंबर्स जो होते हैं वो जो भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के और म्यूनिसपैलिटीज़ के मेंबर्स हैं वो आपस में खुद से करते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय 4th 5th मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़, खुद से ही, ठीक है, खुद में से ही चूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब अगर ये जो टोटल 100 लोग हैं पंचायत और म्यूनिसपैलिटी मिला के, तो उसमें से 4/5 कितना हो गया, 80 मेंबर्स। तो 80 मेंबर्स जो है ना, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स, खुद से ही इलेक्ट करते हैं वो लोग। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें, या फिर किस तरीके से इलेक्ट होंगे मेंबर्स, किस तरीके से चेयरपर्सन इलेक्ट होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, ये सब का सब कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, देन मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट होंगे, चेयरपर्सन किस तरीके से इलेक्ट होंगे, इनका फंक्शंस क्या होगा, ये सब का सब कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है। इसी तरीके से एक मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी होता है, ठीक है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, वहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन कमेटी होती है ना। यहाँ पर क्या होता है कि 2 था, जैसे वहाँ पर क्या था 4/5 मेंबर्स जो थे, ठीक है, 4/5 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए जा रहे थे इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। यहाँ पर 2/3 मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड चेयरपर्सन्स ऑफ दी पंचायत इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन में ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन कमेटी में, जो कि प्रीलिम्स ट्रैप हो सकता है। एक तो ये कि दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है। जस्ट लेट मी चूज सम डार्क कलर, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, ओके। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एज वेल एज म्यूनिसपैलिटीज, तो पंचायत और म्यूनिसपैलिटी दोनों के ही इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो आपस में से कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, 4/5 मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। बट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में क्या है कि 2/3 मेंबर्स जो है दे आर बाय इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ कौन इलेक्टेड मेंबर है, म्यूनिसपैलिटीज़ का, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़ एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत्स। पंचायत के कौन है, चेयरपर्सन है, समझ रहे हो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ दोनों के ही इलेक्टेड मेंबर्स ही थे। बट यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में क्या हो रहा है कि म्यूनिसपैलिटीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स हैं बट पंचायत के चेयरपर्सन हैं, ठीक है, दे सेलेक्ट 2/3, दे इलेक्ट द 2/3 मेंबर्स। तो इतना इम्पॉर्टेंट था। एंड अब इस चैप्टर का जो है अगला पार्ट शुरू होता है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, स्पेशल पर्पस एजेंसी। इसको हम एक एक करके देखेंगे। बट इतनी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, खास कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वाला हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी हो गया, देन कहाँ कहाँ एग्जेम्प्टेड है ये, देन प्रोविजंस कौन बना सकता है इलेक्शंस को लेकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सुपरिटेंडेंस, ये सब इलेक्शन किसके हाथ में है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर है, ठीक है। रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं दिया गया, सॉरी एक्ट में नहीं दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगी। रिजर्वेशन फॉर चेयरपर्सन, फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, ये भी एक्ट में नहीं दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी। एक्ट में क्या दिया गया, SC/STs के लिए रिजर्वेशन, वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन। SC/ST के लिए क्या होगा, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, एंड वुमेन के लिए क्या होगा, 1/3, ठीक है। देन जितने भी मेंबर्स, यहाँ पर भी कॉम्पोजिशन, जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट म्यूनिसिपल एरिया। बट चेयरपर्सन का इलेक्शन का जो मीन्स होगा, मैनर होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर बताएगी, ठीक है। देन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, राज्यसभा, काउंसिल के मेंबर, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज़, जो एक्सपीरियंस है जिनको विदाउट राइट टू वोट, ये सब चीज़ें हैं 74th अमेंडमेंट में पार्ट 9A
एंड शेड्यूल 12, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नेंस। नाउ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले देखते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है ना वो बड़े बड़े शहरों के लिए होता है, ठीक है। नाउ अभी ये स्टेट्स में भी होंगे और यूटीज़ में भी होंगे। तो स्टेट्स में जो आता है दैट इज़ थ्रू द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनाए जाते हैं। वहीं अगर यूटीज़ की अगर बात करो तो ये जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट्स में बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड यहाँ पर पार्लियामेंट के एक्ट से। नॉट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 तरह के अथॉरिटीज़ होते हैं, 3 अथॉरिटीज़ होते हैं बेसिकली। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसिल होता है, देन इसको कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, एंड देन एक कमिश्नर होता है। अभी जो काउंसिल होता है ना वो कॉर्पोरेशन का डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग होता है। लेजिस्लेटिव विंग का मतलब क्या होगा, लेजिस्लेशंस लेकर आएंगे, पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, रूल्स लेकर आएंगे, लॉज लेकर आएंगे, ठीक है। तो काउंसिल क्या हो गया, डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ कॉर्पोरेशन। मतलब कुछ लोग जो है वो वहाँ पर बैठ के लॉ बना रहे होंगे, लेजिस्लेट कर रहे होंगे, तो कुछ मेंबर्स होंगे वहाँ के, है ना। अब वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन इलेक्टेड मेंबर्स एंड देयर आर सर्टेन नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। दे आर, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं काउंसिल में, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको हम लोग क्या कहते हैं, काउंसिलर्स कहते हैं। अब जो काउंसिल का हेड होता है वो होता है मेयर। मेयर का मेन फंक्शन क्या है, तो मेयर का मेन फंक्शन है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसके जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें प्रिसाइड करना, ठीक है। मीटिंग्स को प्रिसाइड करने का काम होता है मेयर का, नॉमिनल हेड काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। देन स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है, तो बहुत सारे काम होते हैं, हर काम बैठ के काउंसिल नहीं कर सकती है, तो उस काम को आसान करने के लिए काउंसिल होता है जो फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। देन कमिश्नर, कमिश्नर जो होते हैं उनका काम क्या है कि जो भी काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटीज़ की डिसीजंस हुए उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इनका, ठीक है। ही इज़ द CEO ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ओके। देन इतनी बातें ध्यान में रखिए। देन म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी जो होता है वो तुम्हारे छोटे टाउन मतलब स्मॉलर सिटीज़ के लिए होता है, टाउन्स के लिए होता है। यहाँ पर भी तीन लोग होते हैं, काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है एंड CEO होते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी जो होता है वो टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज़ के लिए देखा तो काउंसिल, ना यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर्स होते हैं, ठीक है। काउंसिल में क्या होते हैं, कुछ काउंसिलर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो काउंसिल होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। देन देयर इज़ अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंपोजिशन में। स्टैंडिंग कमेटी सिमिलर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। CEO यहाँ पर क्या करता है, अब यहाँ पर CEO कौन अपॉइंट कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे थे, यहाँ पर भी वही काम होता है, CEO इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। देन नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब देखो नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होती है ना वो 2 तरह के एरियाज़ के लिए बनाई जाती है, ठीक है। 2 तरह के एरिया के लिए क्रिएट की जाती है, नोटिफाई की जाती है। नोटिफाइड एरिया कमेटी, तो वैसे एरिया जिनको नोटिफाई किया गया है, तो वैसे 2 एरियाज़ हो सकते हैं। अब वैसा कोई एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है, तो फास्ट डेवलपिंग, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन दूसरा ऐसा टाउन जो कि म्यूनिसिपैलिटी के तौर पे क्लासिफाइड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट सिटी है। देन उसको भी हम लोग, उसके लिए हम लोग नोटिफाइड एरिया कमेटी नोटिफाई करते हैं। नाउ टू रिमेंबर, टू कीप इन माइंड, ठीक है, जो पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट इट इज़ एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। यहाँ पर कोई किसी भी तरह के इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, यानी यहीं पर अगर आप देखो ये जो काउंसिल है ये क्या है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। यहाँ पर क्या है, इट इज़ एन इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गजट। तो गजट में क्या होता है, गजट में वो लोग नोटिफाई कर देते हैं, उसके थ्रू क्रिएट करते हैं, तो गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ एन इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। नाउ टाउन एरिया कमेटी,
तो ये छोटे छोटे टाउन्स के लिए होता है, स्मॉलर टाउन्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कंफ्यूज नहीं होना है, म्यूनिसपैलिटी जो है टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़, यहाँ पर स्मॉलर टाउन्स, ठीक है। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, म्यूनिसपैलिटी इज़ फॉर टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़, मतलब सिटी जो है ना वो टाउन के कंपैरिजन में छोटा है। एंड देन यहाँ पर स्मॉलर टाउन्स के लिए आपका आता है टाउन एरिया कमेटी। नाउ दिस मे बी पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड और फुल्ली इलेक्टेड और फुल्ली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। तो टाउन एरिया कमेटी जो है यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इट मे बी पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड और होली इलेक्टेड होली नॉमिनेटेड। इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाई सेपरेट एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देन आता है टाउनशिप। तो टाउनशिप क्या होता है बेसिकली कि जो बड़े बड़े पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं वो लोग इसको क्रिएट करते हैं। वो क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप देखोगे जो बहुत सारे बड़े लाइक एनटीपीसी टाइप है या कोई भी बहुत बड़ा अगर इंडस्ट्री है, उसके जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनके जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं, सब आजू बाजू ही रहते हैं, ठीक है। उनके हाउसिंग क्वार्टर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉलोनीज़ होते हैं। तो वहाँ पर जो सिविक एमिनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए ये टाउनशिप बनाई जाती है, टाउनशिप टाइप की अर्बन गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि एक टाउन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अब इनको असिस्ट करता है इंजीनियर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्टाफ। यहाँ पर भी कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरप्राइजेस। तो इसमें कौन इलेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाउनशिप में कौन इलेक्ट करेगा भाई, वहाँ तो सब लोग जो वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वही लोग हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि ये एक जो है टाउनशिप, ये कम्प्लीटली नॉमिनेटेड बॉडी है, एंड एक नोटिफाइड एरिया कमेटी थी, वो भी इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टाउनशिप आर इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडीज। देन पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए होता है। दो पर्पस होते हैं इसका, पहला मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, दूसरा टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़, ठीक है। सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पर तो दो पर्पस क्या है, पोर्ट्स को मैनेज करना, उनको प्रोटेक्ट करना एंड सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं आसपास। नाउ दिस इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने पार्लियामेंट में जोर क्यों दिया, दिस इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके। देखते हैं, बट यहाँ पर कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड बॉडीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब इट इज़ पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। यहाँ देखो यार, यहाँ हमने देखा था कि कहाँ गया, सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। टाउन एरिया कमेटी जो है किसके एक्ट से बन रही है, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बन रही है। एंड पोर्ट ट्रस्ट में हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट के एक्ट से बन रही है, ओके। देन स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये सिमिलर है कि किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, बनाया जाता है इसको। एंड ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान में रखते हैं, स्पेसिफिक पर्पस तो समझ जाओगे, स्पेशल पर्पस एजेंसी नाम से ही पता चल रहा है, बट ये ऑटोनोमस है, ठीक है। दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ दी लोकल अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट है उससे इंडिपेंडेंटली फोकस काम करता है, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द लोकल अर्बन गवर्नमेंट। It is not subordinate agencies of the local municipal body, is not the subordinate, is not subordinate to the agencies of the local body. They are not the subordinate agencies of the local municipal body. उससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कुछ उस तरह की बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो दे आर लाइक अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग बोर्ड्स हो गए, ठीक है, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर some of them are टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है। तो ये सब जो है स्पेशल पर्पस एजेंसीज में आते हैं। देन और भी है लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, सिटी ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन कैंटोनमेंट बोर्ड। अब ये देखो, कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ना, ये भी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया है। सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 2006, ठीक है। इसको कैसे बनाया गया भैया, कैंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 2006, 2006 का जो कैंटोनमेंट एक्ट था उसके तहत बनाया गया। बहुत ही गंदा लग रहा है। तो कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 से इसको बनाया गया है, ठीक है। देन दिस कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 रिपील्ड द कैंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 1924, ठीक है। 1924 का जो कैंटोनमेंट एक्ट था उसको रिपील किया गया था, ओके। देन अब यहाँ पर इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कैंटोनमेंट बोर्ड्स का, दैट इज अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। नाउ दिस इज created as well as administered by the central government,
ठीक है, इसको क्रिएट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है थ्रू द कैंटोनमेंट्स एक्ट ऑफ 2006, एडमिनिस्टर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, सिविल पॉपुलेशन कितनी है उसके बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो कैटेगरीज हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, सिंपल है। अगर पहला कैटेगरी जो है, पहला कैटेगरी में कौन है, अगर सिविल पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है तो ये हो गया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट है 50,000 का, मोर देन 50,000, देन 10,000 टू 50,000, देन 2,500 टू मतलब 2500 से 10,000, एंड देन लेस देन 2,500, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, मोर देन 50,000, देन 10,000 टू 50,000, 2,500 टू 10,000, एंड देन लेस देन 2,500, 2,500, 2,500 से कम। अब यहाँ जो ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड होती है ना, ये भी आपका पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होता है। अब जो पार्टली इलेक्टेड जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ 5 years टर्म, ठीक है, उनका 5 साल का टर्म होता है। बट जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफिस सर्व कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर स्टेशन में। तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड ऑफिस इन दैट स्टेशन दे रिमेन टू दैट ऑफिस, ठीक है। नो कमांडिंग ऑफिसर, जो अब ये देखो ये होता क्या है बेसिकली, जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ना, वहाँ पे एक कमांडिंग स्टेशन भी होता है, वहाँ मतलब एक पर्टिकुलर स्टेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर आपका मिलिट्री पर्सनल्स वगैरह भी रहते हैं। तो वहाँ पर एक कमांडिंग ऑफिसर भी होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन के। तो जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ही और शी इज़ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड का, कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन हो गए, कमांडिंग ऑफिसर, एक्स ऑफिशियो है, जो भी उस पोजीशन पे आएगा वो कमांडिंग ऑफिसर बन जाएगा, ओके। एंड जो कमांडिंग ऑफिसर क्या प्रेसिडेंट है, तो फिर जो भी मीटिंग्स होगी कैंटोनमेंट बोर्ड की उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, कमांडिंग ऑफिसर। तो ये प्रेसिडेंट है, कमांडिंग ऑफिसर क्या है, प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, दैट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स। 5 साल का टर्म होता है, इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब कैटेगरी 1 के मेंबर्स को देख लो यार। कैटेगरी 1 के मेंबर्स में अगर हम देखें तो एक तो हमने देखा प्रेसिडेंट होंगे ना, तो कमांडिंग ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, एक इंजीनियर होते हैं, ठीक है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द कैंटोनमेंट, एक हेल्थ ऑफिसर होता है, एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, जिसको कि नॉमिनेट कौन करते हैं, IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर। देन 3 मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, इनको नॉमिनेट कौन करता है, तो कमांडिंग ऑफिसर, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, वही 3 मिलिट्री ऑफिसर्स को नॉमिनेट करते हैं। देन 8 मेंबर्स आर लाइक दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया। यहाँ पर मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड कर दिया है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं, इट इज़ कैंटोनमेंट एरिया। जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो अपने तरफ से भी 8 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, सॉरी इलेक्ट करते हैं, द इलेक्टेड। तो यहाँ ध्यान देना, जो मैजिस्ट्रेट है वो नॉमिनेट होगा, मिलिट्री ऑफिसर है वो नॉमिनेट होंगे, बट जो मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स हैं विच आर दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द कैंटोनमेंट एरिया। एंड एक CEO होते हैं। अभी जो CEO होते हैं ना, दे बिलोंग टू द सेंट्रल कार्डर, ठीक है, सेंट्रल कार्डर विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो जो CEO है वो उसको कॉर्डिनेट कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ द, अपॉइंट कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम क्या होता है, जो भी डिसीजंस लिए गए, जो रेजोल्यूशंस लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। तो ये था पूरा, तो 4-5 पेजेस में मैंने इसको ख़त्म किया। मैं देखो 5 पेजेस में है ये, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। इफ़ यू वांट दिस, और एक अगर ये पूरा का पूरा आपको ये PDF चाहिए, PDF फॉर्म में मैं दे दूँगा, देन आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। आई विल जस्ट पोस्ट द PDFs देयर, ठीक है ना। 5 पेजेस का रिवीजन में ईजी रहेगा, मल्टी कलर्ड है तो फिर थोड़ा बेटर रहता है। ओके, थैंक यू, एंड आई ट्राई टू मेक द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन फॉर पंचायत एज वेल। थैंक यू।